हेलो यश, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी। आपका क्लास बुधवार को नहीं होता ना? आप मंडे को अच्छा, हाँ हाँ। सॉरी सॉरी। वो मैं सर सर्टिफिकेशन का पूछ रहा था कि उसका फॉर्म आपने फिल करवाया था ना। हाँ, वो फॉर्म फिल हो गया था। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको मैसेज पे मिल जाएंगी उनके थ्रू। हाँ, मैसेज पे या जो अच्छा। जीमेल पे जो भी होगा पता चल जाएगा। अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है ठीक। तो बेसिकली जो क्लासेस होंगी जैसे मैंने बताया, बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको मैं बेसिक्स से लेके चीज़ें चलें। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एवरीडे। और जो रेगुलर स्टूडेंट होता है ना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं अगर गलती से 1 घंटे मान के चलो, 1 घंटे हमने क्लास पढ़ी तो उसे 1 घंटे के बाद आपको 3 से 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी है एवरीडे। आज जो पढ़ाया है उसका 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप रेगुलर पढ़ोगे, फिर मैं कल भी नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो एवरीडे आपको अपने आप को वो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि आप एक दिन तो हेलो टाइम सर, कम गुड दोगे, आफ्टरनून। दूसरे दिन आप हेलो रश्मि, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। जी। तो उसमें क्या होता है ना, रेगुलर में थोड़ा सा इजी नहीं होता टास्क करना, बट फिर भी अगर आप लोगों ने रेगुलर की क्लासेस का सोचा तो इट मीन्स आप टाइम को एडजस्ट करना सीखोगे, समझोगे। रेगुलर आपको पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें। जो पढ़ाया जा रहा है उतना आपको याद भी करना है। जैसे मान के चलो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, कल भी हम 4 पढ़ेंगे, आगे भी 4 पढ़ेंगे। एक दिन में 4 याद रखना आसान है, लेकिन वही जब 4 दिन में वो 16 टॉपिक हो जाएंगे तो वहाँ आपको 16 टॉपिक प्रॉपर याद रखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। बट प्रॉब्लम उसी को होता है जो पढ़ता नहीं है, टाइम नहीं दे पाता है। इसमें सब कुछ टाइम के ऊपर है। जनरली जो सैटरडे संडे ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, उनके पास ये होता है कि चलो पूरा वीक है प्रैक्टिस का, आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या किसी भी दिन टाइम निकाल के वो कर सकते हैं। जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको तो एवरीडे ही पढ़ना है। वो एक दिन भी अगर मिस करेगा प्रैक्टिस अपनी, तो ट्रेनर तो नया पढ़ाएगा। जैसे अभी आप लोग जुड़ गए, अब मैं आपसे ज़्यादा बात कर नहीं सकता, है ना, मोटिवेशन देना, समझाना, ये तो रेगुलर का टास्क नहीं होगा। आज ये आप स्टार्ट कर रहे हो तो चलो पहले दिन तो हम बात कर सकते हैं क्या है, कैसा है, क्या करते हो, जो भी पार्ट है आप अपना बता सकते हो। लेकिन एवरीडे तो हम ये बात नहीं करेंगे, आएंगे टॉपिक्स पढ़ेंगे समझेंगे। तो आपको ये चीज़ें लेके चलनी है कि इसको प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर पढ़ना है, और जो आपका टाइम है उसके अंदर इसको ख़त्म करना है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। बस सपोर्टिंग पार्ट ये है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, इतना आराम से पढ़ाता हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जो बेस्ट पार्ट आपके लिए सिर्फ वही है मेरी तरफ से, पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि बिल्कुल इजी ट्रेनर उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस प्रैक्टिस करना, जो ना आए वो पूछना, और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो एक बारी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, बस मुझे बता दो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गई है कि नहीं हुई है। हाँ जी, दिख रही है। हाँ जी सर। ओके, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना और समझना है फिलहाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि एस है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और एस से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं अगर मार्केट की बात करूँ तो व्हाट इज़ एस की बात करें तो एस एक क्या है, सॉफ्टवेयर है सर्वर कनेक्टिविटी के थ्रू, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और एस से पहले भी मार्केट में सॉफ्टवेयर थे। एस तो जब आया आया, लेकिन उससे पहले भी मार्केट में सॉफ्टवेयर थे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे बिफोर एस कि एस से पहले भी कुछ सॉफ्टवेयर थे। क्या सॉफ्टवेयर थे? जैसे टैली, एक्सल, क्विक बुक, इन्वेंट्री, वेबटल। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले थे। एक कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करती है, पहले इसको समझते हैं। तो एक कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करती है क्योंकि उस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर का डिपार्टमेंट अलग, एडमिन का डिपार्टमेंट अलग, एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग, है ना। एक कंपनी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है। तो सारा का सारा काम जो लोग हैं, ये जो कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर पे नहीं करती, उसके मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। जैसे टैली हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, क्विक बुक, इन्वेंट्री, हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करता है। अकाउंट्स के लिए कोई किसी को यूज़ करता है, एचआर के लिए कोई किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है,
फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करता था। यानी कि अगर हम एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते थे पहले। अब प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम आती थी डेटा का रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं हो ही जाता था। अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्ड भी डेटा का हो ही जाता था। जैसे एक कंपनी के अंदर 10 सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, कोई HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा है, कोई बजट में काम कर रहा है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अलग अलग सॉफ्टवेयर का डेटा अलग अलग जगह रिकॉर्ड होगा। एक्सेल का डेटा एक्सेल पे रिकॉर्ड होगा, क्विक बुक का डेटा क्विक बुक पे सेव्ड होगा, इन्वेंट्री का डेटा इन्वेंट्री पे सेव होगा। यानी कि हर किसी का डेटा उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेव होगा। तो डेटा तो उसके प्लेटफॉर्म पे सेव होगा, लेकिन एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तो बनेगी, मतलब फाइनल रिपोर्ट। अगर एक बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 10 सॉफ्टवेयर है, तो उस कंपनी के 10 रिकॉर्ड नहीं बनेंगे, रिकॉर्ड तो एक ही बनेगा ना। मैं अगर बाद में ये चेक करना है कि टोटल कितनी हायरिंग्स हुई हैं, तो चाहे वो टैली पे कराओ, किसी ने एक्सेल पे कराओ, यानी कि सबको मिला के टोटल हायरिंग्स चेक करनी है। अगर टोटल ये देखना है कितनी ऑन बोर्डिंग है, तो वो टोटल देखना है। अगर टोटल ये देखना है कितने आपके टाइम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो टोटल देखना है। तो यानी कि अगर काम अलग अलग जगह हुआ है, उस अलग अलग जगह के काम को कंपाइल करके, इंटीग्रेट करके, मर्ज करके आप सारा डेटा एक जगह रिकॉर्ड करते थे, उसको रिपोर्टिंग बोलते थे। तो इन समरी में समझे छोटा सा कि पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी कंपनी, वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी डेटा को मेंटेन करने के लिए, और उसकी अगर फाइनल रिपोर्ट बनाती थी तो अलग 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 सॉफ्टवेयर को मर्ज करके देन एक रिपोर्ट बनती थी। उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को हटाने के लिए SAP ने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा। SAP ने जब मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा तो मॉड्यूल के हिसाब से करा। उन्होंने SAP के अंदर अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने SAP के अंदर SD का मॉड्यूल बना दिया, MM का मॉड्यूल बना दिया, PP का बना दिया, FICO, SCM। ये क्या मॉड्यूल होते हैं? SD का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM का मतलब होता है मटेरियल एंड मैनेजमेंट, PP का मतलब प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, FICO मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज, SCM मतलब ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अगर हम एक कंपनी के अंदर अपना पूरा डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो हर किसी का अलग काम है। जो सेल्स करते हैं लोग, जितना भी सेल्स का काम होगा वो SD के अंदर होगा, यानी कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग काम करेंगे जो सेल्स प्रोफाइल वाले काम कर रहे हैं। MM में वो लोग काम करेंगे जो मटेरियल में काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। PP में वो लोग काम करेंगे जो प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। FICO में वो काम करेंगे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। SCM में वो काम करेंगे जो HR में काम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो एक कंपनी ने जब अपना SAP का सॉफ्टवेयर बनाया SAP के नाम से, तो उन्होंने क्या करा, उसके अंदर मॉड्यूल्स अलग अलग डिफाइन कर दिए। अब अलग अलग मॉड्यूल का क्या काम है? अलग अलग एम्प्लॉय काम करेंगे। बोलने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एक होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग मॉड्यूल होंगे और सारे लोग उस मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप किसी भी मॉड्यूल में डेटा सेव करो, जैसे SD में सेल करा, MM में करा, PP में करा, FICO में करा, SCM में करा, किसी भी मॉड्यूल के अंदर अपना डेटा आप सेव करते हो, तो पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड आपके SAP के सर्वर पे होगा, जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, और अगर उनको डेटा को कंपाइल करना है तो उनको इंटीग्रेट करना पड़ता था। अब क्या है कि SAP ने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल है। किसी भी मॉड्यूल में आप काम करो, आपका पूरा का पूरा डेटा SAP के अंदर सेव होगा, यानी कि SD में PP, FICO, SCM किसी भी मॉड्यूल पे काम करो, पूरा डेटा एक जगह सेव होगा। और जब सारा डेटा एक जगह सेव होगा, तो उसका रिकॉर्ड भी आराम से बनेगा और इसकी रिपोर्टिंग भी आराम से बनेगी। तो SAP से पहले क्या था, और जब SAP मार्केट में आए, तो दोनों एडवांटेज मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके काम की। तो जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ सेल्स का काम होगा, जितना भी सेल्स होगा, डिलीवरी होगी, सेल्स के अंदर होगा। मटेरियल के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, जैसे आप कोई मटेरियल कंसाइनमेंट बेस पे है कि नहीं है, उसका प्लान क्या है, उसका स्टोरेज लोकेशन क्या है, वो ऑर्डर कब दिया गया है, उसका रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मटेरियल के अंदर आ गया। प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ प्लानिंग का काम आ गया, जितनी प्लानिंग्स होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी जो कॉस्ट जो होगी डिफाइन होगी, जो उसकी वेरिफिकेशन होगी प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी प्रोडक्शन में जाएगी। फाइनेंस के अंदर आपका GST, TDS, कंट्रोलिंग, बैंकिंग, ये सारा काम आ गया। HR के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, आपका ऑन बोर्डिंग, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये सारा काम आ गया। तो इसी तरीके से SAP के अंदर अलग अलग मॉड्यूल होंगे। जैसे कि अभी आप लोग SCM के स्टूडेंट हो, तो अभी आप लोग SCM सीखोगे, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। SAP के 2 वर्जन होते हैं। एक वर्जन होता है जिसको बोलते हैं ACC, एक होता है S4 HANA।
ECC का मतलब होता है ERP सेंट्रल कंपोनेंट्स। सिंस 1972 में जब SAP को इंट्रोड्यूस करा गया मार्केट में, तो 2015 तक ECC चलता था। मतलब 1972 से लेके 2015 तक SAP का जो सर्वर था उसको ECC बोलते थे। और 2015 से जो सर्वर नया आया है, जो अपडेटेड वर्जन आया है, उसको बोलते हैं S/4HANA, सूट्स फॉर HANA। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अपडेटेड वर्जन होगा, ये S/4HANA। ECC तो 2015 में आउटडेट हो चुका है, आज से 10-12 साल पहले। तो जो सॉफ्टवेयर आज से 8-9 साल पहले ही अब मतलब एक आउटडेट हो चुका है, तो उसकी वैल्यू फिर ज़्यादा नहीं रह जाती। ऐसा नहीं है, नहीं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास 10 जॉब है तो 10 में से 8 से 9 जॉब S/4HANA पे है, तो 102 जॉब आपकी ECC के अंदर भी है। मार्केट में ECC का सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन उसकी वैल्यू टाइम के साथ और ख़त्म होती जाएगी। जैसे जैसे और टाइम बीतता रहेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो नहीं रहेगा, फिर ऑब्वियस नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जैसे एक्सेल की बात करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे। एक्सेल के अलग अलग वर्जन होते हैं, 2010, 23 है ना, 13, 21, 24 अलग अलग वर्जन है। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन आता है तो आप ऐसे किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो जो ओल्ड वर्जन चलाती हो। ऐसे ही S/4HANA है, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन आता है तो आप ECC में भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ ECC ही करा है तो आप S/4HANA में काम नहीं कर सकते। यहाँ पे SAP के अंदर इसको थोड़ा सा ऐसे देखो कि SAP को कौन यूज़ करता है। पहले तो SAP को जो यूज़ करता है वो बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है, जो बड़ी लेवल की कंपनीज है, जैसे उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो उसमें आगे हमारी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंपनी, उनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे मान के चलो TCS का एग्जांपल दिया मैंने कि TCS एक कंपनी है और उसका सारा का सारा डेटा SAP के सर्वर पे सेव हो रहा है। तो TCS का डेटा जब सेव हो रहा है तो TCS के क्या एडवांटेज है? सबसे पहली बात, जिसके पास एक सॉफ्टवेयर है तो उसके सारे एम्प्लॉय एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। यानी कि HR के लिए, एडमिन के लिए, अकाउंट्स के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा SAP के सर्वर पे सेव होगा, यानी कि सब लोग एक ही सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे। दूसरी चीज़, उसके डेटा को कोई डिलीट नहीं कर सकता, सिक्योरिटी लेस सॉफ्टवेयर है। TCS का जो डेटा होगा उसको कोई क्या नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि कोई आपका डेटा को बिना आपकी परमिशन के डिलीट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी लेस सॉफ्टवेयर है, उसको डेटा को वहाँ से हटाना, चेंज करना, वेरीफाई करना, वो बहुत सिक्योरिटी है जो SAP का सॉफ्टवेयर है। अगर किसी के पास SAP का सॉफ्टवेयर है तो वो उसकी मार्केट वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है। इन इंडिया तो चल ही रहा है, इंडिया के बाहर भी ऑलमोस्ट 249 कंट्रीज में रन हो रहा है SAP, 249 कंट्रीज में, और ऑलमोस्ट 162 करेंसी में रन हो रहा है, और 45 लैंग्वेज में SAP रन करता है। तो जैसे मैंने बताया कि 10 लाख तो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, 200 करोड़ का सॉफ्टवेयर है। तो अगर किसी कंपनी के पास ये सॉफ्टवेयर है तो उसका डेटा प्रॉपर सिक्योर है, उसको सॉफ्टवेयर की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी की पर्पज से। क्योंकि कोई भी चीज़ डेटा मेंटेन करने के लिए तो रखता है। आप HR में काम करो, अकाउंट्स में करो, किसी डिपार्टमेंट में काम करो, आप डेटा को क्या कर रहे हो? मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर डेटा का रिकॉर्ड रख रहे हो एक जगह पे। तो उसके लिए आपको पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे हमारा बैंक होता है ना, अपना बैंक में पैसे रखते हैं हम, तो ऐसा बैंक लेते हैं कि जो ज़्यादा सिक्योर हो, सेफ हो। ऐसे ही ये भी जो सॉफ्टवेयर का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हैं जो बहुत सिक्योर हो, बहुत प्रोफेशनल हो, तो SAP है। लेकिन हर किसी कंपनी के पास SAP का सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो कुछ छोटी छोटी कंपनीज भी होती हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, जो छोटी कंपनीज होती हैं। तो वो क्या करती हैं? डेटा मेंटेन तो वो भी करें, जैसे ABCD ये छोटी छोटी कंपनी है, तो ऑब्वियस तो डेटा इनका भी होगा, है ना, डेटा तो इनका भी कहीं ना कहीं होगा। और इनका डेटा होगा तो बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सेव भी हो रहा होगा। तो ये छोटी छोटी कंपनी, इनका डेटा होता है, कहीं ना कहीं सेव होता है। तो कोई एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता है, कोई टैली, कोई बिजी, कोई SQL, कोई CRM, कोई ओरेकल, ऐसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेती है अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए लो कॉस्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं ये 100% उन पर सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो जितनी भी छोटी कंपनीज है ना, ये बड़ी कंपनी को अप्रोच करती हैं कि आप हमारा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे सेव कर दो, और इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं हम देने के लिए तैयार हैं। तो इन छोटी कंपनी का डेटा प्रॉपर SAP के बड़े सर्वर पे रखा जाता है। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये अपना डेटा बड़े सर्वर से रखवाती हैं। इस पार्ट को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन।
SAP के अंदर कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अरे इम्प्लीमेंटेशन जो भी काम होता है वो दो तरीके से होता है, ये वो लॉन्ग प्रोसेस से होगा, शॉर्ट से होगा। SAP के अंदर कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो दो ही तरीके से हो सकता है, या उसका प्रोसेस होगा लॉन्ग या होगा शॉर्ट। यानी कि इजी रास्ते से बोले तो वो होता है T कोड, और जो शॉर्ट डिफिकल्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम पाथ। तो जैसे अभी मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सेल देखो Ctrl+C Ctrl+V ये होता है ना ऊपर। अब अगर मैं इसको एक तो Ctrl+C से कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से भी, और एक कॉपी यहाँ से भी हो सकती है, तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये हो गया शॉर्ट। तो SAP भी ऐसे ही चलता है, यानी कि शॉर्ट डालोगे तो वो काम कर लोगे, लॉन्ग प्रोसेस डालोगे तो कर लोगे। तो SAP दो तरीके से चलता है, एक शॉर्ट प्रोसेस से, एक लॉन्ग प्रोसेस से। अब SAP के अंदर ना पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे ये पोस्ट मैंने कुछ यहाँ पे लिखी है, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अपना डेटा मेंटेन करवाओगे, किसी कंपनी के अंदर प्रॉपर काम करोगे, तो उस कंपनी के अंदर आपके पास ऐसी ऐसी पोस्ट होंगी। सबसे पहली जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं एंड यूज़र की पोस्ट। SAP के अंदर एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है एंड यूज़र। उसके बाद दूसरी पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं सुपर यूज़र, आपके पास सुपर यूज़र की पोस्ट होगी। फिर होती है पावर यूज़र की पोस्ट, फिर होती है ऑडिटर, फ्रीलांसर, सपोर्ट, सोल्यूशन मैनेजर, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर। SAP के अंदर ऐसी मल्टीपल पोस्ट होंगी डेटा को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हर एक पोस्ट का अपना एक काम होता है, ऐसे नहीं कोई भी पोस्ट कोई भी काम कर लेती है, हर एक पोस्ट का अपना एक काम है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि उनकी जो जॉब वर्क है, जो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो क्या है वो ये है। अगर आप जितने भी एक कंपनी के अंदर जितने भी बिल हैं, उस बिल को कंप्यूटराइज करने का काम एंड यूज़र का होता है। एंड यूज़र कौन होता है? उस कंपनी के सारे जितने भी बिल हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। जैसे अभी आप HR में काम करोगे, क्या क्या हायरिंग हुई, वो बच्चा कहाँ से पढ़ा लिखा है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिग्री उसके पास है, क्या एक्सपीरियंस, यानी कि जितना भी मैनुअल काम है उसके अंदर सिस्टम कस्टमाइज कराने का काम, रिक्वेस्ट भेजने का काम, वो वेरीफाई करने का काम सारा एंड यूज़र का है। तो जो मैनुअल बिल होते हैं उनको कंप्यूटराइज जो करता है उसको एंड यूज़र बोलते हैं। उसके बाद उन बिल को चेक करने का जो प्रॉपर काम होता है वो होता है सुपर यूज़र का। और सुपर यूज़र वो होता है कि एंड यूज़र ने सारे के सारे बिल सही से डाले कि नहीं डाले, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कमी है, उसको SAP के अंदर वेरीफाई करने का काम, चेक करने का काम किसका होता है? SAP यूज़र का। उसके बाद होता है अगर उस बिल में कोई गलती हो जाती है तो उस बिल को चेक करने का काम, चेंज करने का काम, डिलीट करने का काम पावर यूज़र का होता है। पावर यूज़र कौन होता है? जिसके पास पावर होती है, वो अपने सर्वर से कोई चीज़ डिलीट कर सकता है, हटा सकता है, उसको रख सकता है, सर्वर में कनेक्ट कर सकता है। तो पावर यूज़र कौन होता है? जो प्रॉपर चेंज करता है चीज़ों को। उसके बाद होता है ऑडिटर। ऑडिट कौन करता है? एक ऑडिटर वो होता है जो प्रॉपर अपने सर्वर पे ऑडिट करता है ना, प्रॉपर चेक करना, वेरीफाई करना। फ्रीलांसर एक कंपनी के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, जैसे एक लिमिटेड टाइम एक्सेस के लिए काम कर रहा है, उसको फ्रीलांसर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी 2 घंटे यहाँ करा, 3 घंटे वहाँ करा, वो एक फ्रीलांसर हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट, जो सपोर्ट टीम होती है वो टेक्निकल सपोर्ट देती है। एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट है जो 2 महीने में ख़त्म होना था, बट किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट लंबा चल रहा है। अब जो प्रोजेक्ट है वो लेंथी प्रोसेस में आ गया है और प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग प्रोसेस पे चल रहा है और वो टाइम से ज़्यादा चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट टीम को हायर किया जाता है। मतलब 2-4 लोग और हायर कर लेती है कंपनी और उनको सपोर्ट में रख के टेक्निकल सपोर्ट का काम करवाती है। उसके बाद होता है हेल्प। जितने भी सॉल्यूशन टीम होती है वो हेल्प करती है। जैसे कोई मान के चलो अगर किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किससे बात करोगे? सॉल्यूशन टीम से। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं हूँ, मैं आपका ट्रेनर हूँ। अब कल को आप जब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो आप किससे बात करोगे? अपने काउंसलर से बात करोगे, मैम से बात करोगे जिन्होंने आपका एडमिशन लिया है। अगर आपकी फीस स्लिप में कोई चीज़ गड़बड़ी हो गई, किससे बात करोगे? काउंसलर से बात करोगे। अगर आपका सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं मिला या कोई भी चीज़, किससे बात करोगे? काउंसलर से। वो टीम है सॉल्यूशन के लिए। तो आप डायरेक्टली उनसे क्यों बात करोगे? कि वो आपके सॉल्यूशन के लिए रखे गए हैं। वो चीज़ आप मुझसे भी बोल सकते थे, लेकिन आप फिर भी उन्हीं से बोलते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन टीम वही है। फिर उसके बाद जो हेल्प करने वाला बंदा होता है, जो मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है चीज़ों को। उसके बाद कंसल्टेंट कौन होता है? उस टीम को एंड यूज़र, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, ऑडिटर, फ्रीलांसर, अलग अलग टीम होती है। सभी लोगों को प्रॉपर सर्वर पे काम करवाने का काम। जितने भी लोग हैं उन लोगों से अगर कोई टिकट रेज हुई है, अगर किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है, कोई डिटेल्स वेरीफाई करना चाहता है, उसको चेक करने का काम।
बिजनेस ब्लूप्रिंट जनरेट करवाने का काम, यानी कि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आएंगे, ये आपको आगे पता चलेंगे, पर फिर भी एक कंपनी के साथ कैसे प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करनी है उसका काम, उस कंपनी का डेटा कैसे सर्वर पे लाइव चढ़ाना उसका काम, कोई भी काम जो होता है वो सारा का सारा कंसल्टेंट लेवल के लोग करते हैं। तो कंसल्टेंट लेवल जो टीम होती है बहुत बड़ी टीम होती है, वो सब टीमों को सपोर्ट करती है, जितने भी एंड यूजर सुपर यूजर पावर सब है उनको सपोर्ट करता है कंसल्टेंट। उसके बाद बात आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जिसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे वो आपका वो एसडी भी जानता है, जैसे ये रहा, जैसे यहाँ पे ये देखो ये रहा, उसको बहुत सारे मॉडल की नॉलेज होगी प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसको एसडी का भी नॉलेज होगा, उसको एमएम का भी नॉलेज होगा, उसको प्रोडक्शन का भी नॉलेज होगा, फीको का भी नॉलेज होगा, एससीएम का भी नॉलेज होगा। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जिसको हर चीज़ में एक्सपर्टीज होती है। जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को एसएपी, एमएम, पीपी, फीको, एसडी, एसएम सारी चीज़ें आती हैं। तो बोलने का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपको बनना है तो आपको सारी चीज़ें आनी जरूरी है। लेकिन असली क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, आपको ये लग रहा है कि सर इन सारी पोस्ट में से आप हमें कौन सी पोस्ट का काम सिखाओगे? तो जितनी भी पोस्ट यहाँ पे लिखी गई हैं इन सब में से मैं आपको सारे पोस्ट का काम सिखाऊंगा, हर एक पोस्ट का काम सिखाऊंगा कि ये कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सर्वर पर बनती है। तो हर एंड यूजर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक को तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर एसडीएम और भी मॉड्यूल आ जाते हैं, बट कंसल्टेंट तक का पूरा काम आपके पास आ जाएगा। बट अगर आप नए मॉड्यूल्स करते हो तो उस मॉड्यूल्स के अंदर आपको और भी एक्सपर्टीज हो जाती है। बट फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो फिलहाल मैंने आपको एसएपी के अंदर थ्योरी में कुछ बेसिक चीज़ें बताई है। अब इसके बाद मैं आपका एसएपी का लाइव सर्वर शुरू करने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है? ऐसी कोई चीज़ें जो आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हो या जो आप लोगों को अभी थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ इसको एक बार सर से पूछ लिया जाए? नहीं सर, अब नहीं। नहीं सर, ठीक है सर। अब मैं प्रैक्टिकली आपको प्रॉपर एसएपी के सर्वर पे काम करके दिखा रहा हूँ। ओके सर। तो सबसे पहले जो आपका काम होता है एसएपी के सर्वर पे, उसको बोलते हैं सर्वर को सॉफ्टवेयर को ऑन करना, है ना। अगर आप एसएपी के सर्वर पे काम करना चाहते हो तो पहला काम ही सर्वर को ओपन करना होता है कि सर्वर खुलेगा कहाँ से, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, विंडो पे आके यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करना है जिसको बोलते हैं विंडो के साथ आर, है ना। आप रन पे जाते हो, रन कमांड यूज करोगे, ओपन करोगे और यहाँ पे आप डाल दोगे इस जगह पे MSTSC। देखो अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थ्योरी समझना बहुत आसान है, जो अभी तक पढ़ाया है ना वो समझना बहुत आसान है क्योंकि वो सिर्फ देखना था, सुनना था मतलब। अब जो ये पढ़ोगे इसको याद भी रखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन को, और ये बहुत लेंथी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बड़े ध्यान से देख के इसको समझ के याद करना, नहीं तो फिर क्या होगा आप भूल जाओगे, फिर दूसरे दिन वही टॉपिक चलेगा। तो सबसे पहले आपको विंडो के साथ आर दबाना है, MSTSC डालना है, ओके करना है। उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। यहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस डालना है इस तरीके से 18382, जो भी IP एड्रेस होगा आपको दिया जाएगा वो यहाँ पे आपको डालना है प्रॉपर। फिर हमारी तरफ से आपको एक यूज़र ID दिया जाएगा, जैसे मेरा यूज़र है 330, तो हमारी तरफ से एक यूज़र ID आपको दिया गया है। तो एक IP एड्रेस दिया गया है, एक यूज़र ID दिया गया है, आपको डालना अपने सर्वर पे। जब प्रैक्टिस करोगे कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे। एसएपी के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है नेट का चलना। अगर आपके सर्वर पे नेट नहीं चल रहा है किसी कारणवश तो फिर आप एसएपी के सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको एक यूज़र ID पासवर्ड होगा, पासवर्ड यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना इस तरीके से, ओके पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ पे यस कर दोगे। यस करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ कनेक्ट करेगा, ऐसे रिकनेक्ट होगा और ये एसएपी का सर्वर ओपन हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहीं पे लिखा होगा सैप लॉग ऑन, ये देखो ये वाला पार्ट सैप लॉग ऑन। यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करो, ये डबल क्लिक करो, आपका एसएपी का जो सर्वर है वो इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा सैप लॉग ऑन, यूज़र नेम डाल देना, जो भी यूज़र नेम हमारी तरफ से आपको एक्सेस होगा वो आप डाल दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। आप ध्यान से देखना यहाँ पे पहले से कुछ डला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ डला हुआ है, यहाँ पे
कुछ भी चीज़ डली नहीं हुई है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और डालने के बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे। देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका SAP का सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आपका SAP का मेन सर्वर है। इस SAP के मेन सर्वर पे आपको सारा काम करना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं इस सर्वर के अंदर क्या क्या है। तो इसका एक पाथ एरिया हो गया, ये टी कोड एरिया हो गया, इसके मेन्यूज हो गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पाथ क्या होता है। देखो ये रहा, अभी जस्ट नीचे बताया था मैंने यहाँ पे कि पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब हो गया लॉन्ग प्रोसेस, लंबे रास्ते से हम काम करेंगे, और टी कोड का मतलब हो गया शॉर्ट प्रोसेस, आराम से काम करेंगे। तो दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे होंगे। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये हो गया इसका शॉर्ट प्रोसेस। हमारा जो पहला काम है उसको SAP के अंदर इसको इस तरीके से समझना है कि यहाँ पे इस जगह पे जो आपको दिख रहा होगा इसको टी कोड एरिया बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कोड एरिया। तो जब भी आप SAP के सर्वर पे काम करोगे, यहाँ पे एक SM12 एक कोड डाल देना। ये ग्लोबल कोड है, स्टैंडर्डाइज कोड है। जैसे Ctrl+C होता है ना, Ctrl+C कॉपी के लिए। अब इंडिया में Ctrl+C दबाओगे तो भी कॉपी होगा, और इंडिया के बाहर आप Ctrl+C दबाओगे तो भी कॉपी होगा। तो Ctrl+C कॉपी जो है वो SAP के सर्वर पे क्या होता है, SAP के सर्वर पे हो या कहीं पे भी वो सेम है, ग्लोबल है। ऐसे SM12 भी क्या है, एक कोड है जो स्टैंडर्ड है। ये किसके लिए होता है अपने सर्वर को रिफ्रेश करने के लिए, कुकीज हटाने के लिए। तो आपको SM12 करना है, यहाँ पे एंटर मार देना। एक विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। यहाँ पे यूजर नेम को यहाँ से रिमूव कर देना। यहाँ पे लिखा होगा सर्च, सर्च पे क्लिक कर देना। जितनी टेबल्स होंगी यहाँ से इनको सेलेक्ट कर देना और यहाँ से इसको डिलीट कर देना ऐसे। तो आपके कुकीज़ आपके सर्वर से लॉक टेबल्स हट गए, 0 हो गया। अब आपका सर्वर फ्री है। बैक आने के लिए यहाँ पे ये होता है बैक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूज़ करना है, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है SAP के सर्वर पे, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है कि आप अपने सर्वर पे कैसे कंपनी क्रिएट करते हो। तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। थोड़ा सा एक नया पेज आपके लिए ओपन कर लेता हूँ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है कंपनी कोड, कंपनी क्रिएशन। पहले कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। कंपनी क्या होती है, देखो कंपनी में आप लोग इतने सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो एक कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो रजिस्टर्ड होती है वहाँ की गवर्नमेंट की, है ना, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड जो चीज़ है वो एक कंपनी हो गई, लीगल एंटिटी। उसको हमें अपने सर्वर पे बनानी पड़ती है। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, उसकी पिन कोड, उसका सिटी, उसका नाम, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी का कोई नाम होगा, वहाँ का कोई पोस्टल कोड, पिन कोड, कोई जीमेल आईडी, है ना, कुछ लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, कुछ होगा, लोगो होगा। तो वही चीज़ हमें अपने सर्वर पे बनानी है। तो SAP का जो पहला टॉपिक आपका प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू हो रहा है 1 नंबर का, उसको बोलते हैं कंपनी क्रिएशन। तो SAP के अंदर जो कंपनी क्रिएट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, देखो ये SAP का सर्वर है। यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहला काम टूल्स, टूल्स पे जाना है, कस्टमाइजिंग पे जाना है, ING, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सेल्फ रेफरेंस ING, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। यहाँ पे ही देखो ये बना होगा ये घड़ी सी, इस पर क्लिक करना, और न्यू एंट्री, यहाँ से न्यू एंट्री। SAP के अंदर आप किसी भी चीज़ को बनाना है तो न्यू से बनाते हैं, और उस चीज़ को बनाने के बाद देखना है, चेंज करना है, डिलीट करना है तो पोजीशन से करते हैं। तो हम एक कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे न्यू एंट्री से। तो जैसे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी जो क्रिएट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सपोज वॉक के नाम से। तो WALK वॉक PVT.ltd मेरी कंपनी का नाम है। ये मेरी कंपनी का कुछ स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट मतलब पोस्टल को वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट, गली नंबर, PO बॉक्स कोई जगह होगी कहाँ पे स्टेब्लिश है दिल्ली में। पोस्टल कोड क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोस्टल कोड। सिटी क्या हो गया, ये हमारा सिटी हो गया। कौन सी कंट्री में हमारी ये कंपनी स्टेब्लिश्ड है। अब इस पर क्लिक कर दोगे यहीं पे बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, इतनी सारी कंट्रीज है। बट हमें अपनी क्या सिलेक्ट करनी है, इंडिया। तो यहीं पे IND आएगी, IN, ये देखो IN आ गई इंडिया। तो चाहे आप इंडिया डाल दो यहाँ पे IN,
नहीं भी डालो, अगर आप IN भी लिख देते तो ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएगा। देखो अगर इंडिया, कौन सी लैंग्वेज में आप SAP यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज होती है, तो ऑलमोस्ट 45 लैंग्वेज होंगी देखो SAP की। तो कौन सी लैंग्वेज है आपकी है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज में SAP यूज़ कर लो। अब हिंदी नहीं आती है सही से तो फिर अंग्रेजी में कर लो, स्पेनिश में कर लो। तो जनरली हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे EN, इंग्लिश। करेंसी, कौन सी करेंसी में आप यूज़ कर रहे हो SAP को, तो यहीं पे क्लिक करोगे। 162 करेंसी ऑलमोस्ट होंगी देखो, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे 162 करेंसी, देखो कहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो हमारी कौन सी करेंसी इसमें से होने वाली है, मैंने लिख दिया INR, इंडियन रुपीज़। ये तो होता है इंडियन रुपीज़, आ गया। तो हमने एक कंपनी कैसे बनाई, उस कंपनी का नाम, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी, बेसिक चीज़ें डाल दी। 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव का, एक होता है कैंसिल का। यहाँ पे देखो, तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, दिखने से क्लियर हो रहा होगा। एक इस तरीके से विंडो खुलेगी, जब आप सेव करोगे तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुलेगा। वो बोला आप सेव करना चाहते हो या नहीं, सेव करना चाहते हो तो ग्रीन पे क्लिक कर दो, नहीं करना चाहते हो तो रेड पे क्लिक कर दो। बट कई बार ना जब आपका सर्वर नया होता है, न्यू होता है बिल्कुल, तो ये आती नहीं है डिटेल्स, मतलब यहाँ पे ये कुछ नहीं पड़ा होगा, ना यहाँ पे रिक्वेस्ट में पड़ा होगा, ना ये होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम SAP के अंदर क्रिएट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, मैंने लिख दिया SAP SCM लाइव क्लास। लिखने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या सेव करना है या हटाना है। देखो ये रहा सेव के लिए, और लास्ट का रहा हटाने के लिए। तो सेव पे क्लिक करो, हो गया। देखो आगे यहाँ पे SAP SCM लाइव क्लास। अब यहाँ पे अगर सेव करना है तो ग्रीन कर दो, हटाना है तो रेड कर दो, दिखने से क्लियर हो रहा होगा। ग्रीन पे क्लिक करा तो आप देखोगे आपने एक सर्वर पे एक कंपनी बना दी, किसके नाम से, वॉक के नाम से। अब कंपनी बना ली, इसको चेक कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ना बैक एक ऑप्शन होता है। देखो बैक से बाहर आ जाओ। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बनाने के लिए न्यू, अगर नया बनाना फिर नई कंपनी बना लो। अब बनानी नहीं है, चेक करना है, तो चेक करने के लिए कौन सा की होता है, चेक करने के लिए यहीं पे होता है पोजीशन। तो नया बनाना है तो न्यू एंट्री, और अगर चेक करनी है तो पोजीशन पे क्लिक करो। हमारी कंपनी का नाम क्या है, WALK, वॉक। 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा रेड और एक होगा ग्रीन। तो हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे वॉक नाम से यहाँ पे कंपनी खुल गई। डबल क्लिक करोगे तो इसकी सारी की सारी डिटेल्स खुल गई। अब कुछ चेंज करना आपको, जैसे इसका स्ट्रीट ये था, तो वो आपने बोला स्ट्रीट मुझे करना है ये 248 स्ट्रीट चेंज कर दो। आपने बोला मुझे कंपनी को हटाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का बटन नहीं रहा है ना, तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और यहीं पे सेव का बटन नहीं रहा। तो कुछ चीज़ को चेंज करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना SAP के अंदर पोजीशन से होता है। इसके से बाहर आ जाओ। किसी चीज़ को बनाना है तो मैंने आपको बताया न्यू एंट्री, तो नाम, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, और उसको देखना है तो पोजीशन। अब आपको मैंने यहाँ तक तो बेसिक चीज़ बता दी, लेकिन एक कंपनी में जब आप जाओगे, ये तो हमने एक इमेजिनरी डेटा फीड करा है कि कंपनी इस नाम से बना दो, पोस्टल कोड इस नाम से, सिटी इस नाम से। जब आप रियल लाइफ में कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आपके पास जो चीज़ें होंगी ना, वो चीज़ें आपके पास क्या होंगी, SAP के अंदर उन्होंने दी होंगी डिटेल्स PDF फॉर्म में, वो भरनी है आपने। जैसे उन्होंने बोला कंपनी क्रिएट करो, तो कंपनी का नाम, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, सब डेटा गिवन होगा एक PDF फॉर्म में आपको। वहाँ से आपको फिल करके यहाँ पे भरना है। तो ऑब्वियस आप यहाँ पे भर तो लोगे डेटा, इतना आसान है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो SAP इसी तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहुँचने का प्रोसेस लंबा है। एक बार फिर से बाहर आते हैं, एक बार अगेन बाहर आते हैं। देखो मेन स्क्रीन यही होती है जिसमें लिखा था SAP इजी एक्सेस, ये मेन स्क्रीन है। इनको बंद कर देते हैं एरो को। देखो अगर हमें किसी चीज़ को ओपन करना है तो उसके एरो पे क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। टूल्स की सारी फील्ड ओपन होगी। बंद करना है तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक होगी, इससे सारी फील्ड क्लोज हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपनी क्रिएट करनी है अगेन। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, टूल्स पे जाएंगे, कस्टमाइजिंग पे जाएंगे, IMG, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, SAP रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, न्यू एंट्री। अब यहाँ तो आप बना लोगे नेम, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, सब बना लोगे। प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप SAP के अंदर
यहाँ तक पहुँच ही जाओगे तो ये बना लोगे, लेकिन जो प्रोसेस है ना ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने फॉलो करा ये प्रोसेस आपको याद करना है प्रॉपरली सिस्टमेटिकली। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इसी चीज़ की ज़्यादा करनी है, क्योंकि यहीं आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो हम आपको समझाएंगे। फिलहाल इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो देता हूँ प्रॉपर, जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर आपको वीडियो हमारी तरफ से दिया जाएगा, प्रॉपर आप वीडियो देखोगे, फिर अपने खुद के नोट्स बनाओगे, एक चीज़ टॉपिक में लिखोगे। फिर सर ने पहले कहाँ क्लिक करा, कोर्स पे क्लिक करा, फिर कहाँ क्लिक करा, कस्टमाइज पे क्लिक करा, फिर कहाँ करा, INT पे क्लिक करा। देखो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, सैप रेफरेंस पे क्लिक करा। एक बार म्यूट कर दो अपने आप को, कोई किसी ने बैकग्राउंड में खोला हुआ है जो कि म्यूट कर दो प्लीज़। हाँ पीछे से नॉइज आता बहुत। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, न्यू एंट्री। अब यहाँ तक जगह आप पहुँच जाओगे तो ये चीज़ें बना लोगे। बस जो मेन चीज़ है वो है आपको आपके सर्वर पे क्या करना है, याद करना। तो SAP ना दो तरीके से चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक तो लॉन्ग प्रोसेस से SAP चलता है, जो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। ये जो भी मैंने बताया आपको, SAP दो तरीके से चलता है। एक तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस कि आप स्टेप वाइज स्टेप्स फॉलो करो चीज़ों को, और एक होता है शॉर्ट प्रोसेस, T कोड के थ्रू आपने एक कोड डालना है, आप डायरेक्टली वहीं पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते थे, बट वो कोड भी फिर याद करना पड़ेगा। तो जैसे SAP की अगर एक कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको बनाने का कोड है OX15। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा OX15। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे मैंने लिखा ना कंपनी क्रिएशन, तो यहाँ पे अगर मुझे कंपनी क्रिएट का जो कोड है वो था OX15। ये स्टैंडर्ड कोड है। जैसे कंट्रोल सी मैंने बोला कॉपी का स्टैंडर्ड कॉपी, इंडिया में करो कॉपी कंट्रोल से कॉपी होगा, इंडिया के बाहर कहीं भी करो तो कंट्रोल सी से ही कॉपी होगा। ऐसे SAP के अंदर OX15 एक कोड होता है जिससे आप अपने सर्वर पर कंपनी क्रिएट करते हो। तो आप SAP में आ जाओ, ये आपकी SAP की स्क्रीन है। पहले तो आप यहाँ टूल्स पे जाके एक एक करके जा रहे थे, अब इस जगह पे दिखाई देगा आपको, ये यहाँ पे इस जगह पे जाओ, OX15 ऐसा कोड डाल दो, एंटर प्रेस करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो, देखो आप ऑटोमेटिक वहां पहुंच गए। तो SAP दोनों तरीके से चलता है। आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी फॉलो कर सकते हो और शॉर्ट से भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको जैसे एक कंपनी क्रिएट करना बताया कि आपको अपने सर्वर पर कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो मैंने तो एक कंपनी क्रिएट करी है वॉक के नाम से, आपने कम से कम 5 कंपनी ऐसे क्रिएट करनी है अपने सर्वर पे। ये आपका टास्क होने वाला है आपका आज के का। इसके बाद हमने कंपनी को क्रिएट करने के बाद हमारा दूसरा काम होगा कंपनी का कोड बनाना। कंपनी का कोड बनाना। तो कंपनी का कोड क्या होता है, SAP के अंदर जो कंपनी का कोड होता है उसको हम बोलते हैं कि आपको आपके सर्वर पे एक ऐसा यूनिक कोड बनाना होता है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, जो उसकी आइडेंटिटी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट एब्रिविएशन को कोड बोलते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अभी आपने ना ये चीज़ यूज़ नहीं करनी OX15 ना, अभी आपने सिर्फ लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने हैं, क्योंकि धीरे 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 आपको शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। बट अभी पहले लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना, क्योंकि दोनों एक साथ सीखोगे तो आपको फिर ना वो याद हो पाएगा ना वो याद हो पाएगा। सब लोग ऐसे ही गलती करते हैं स्टार्टिंग में। प्रॉपर एक तरीका फॉलो करना, लॉन्ग प्रोसेस। चलो अब हमने एक कंपनी बनाना सीख लिया, अब हम कंपनी का कोड बनाना सीखेंगे। तो कंपनी का कोड क्या होता है, कंपनी का कोड होता है शॉर्ट एब्रिविएशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है जिसका नेम है टाटा कंसल्टेंट सर्विस, तो उस कंपनी का नेम है टाटा कंसल्टेंट सर्विस, उस कंपनी का कोड होगा TCS। शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होता है, कंपनी कोड। जैसे एक कंपनी जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका कोड होगा PNB। तो ऐसे हमने अपनी एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है वॉक। उस कंपनी के लिए मैं एक कोड बनाऊंगा, है ना, उस कंपनी का एक कोड बनाऊंगा। अब वो कोड क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई नंबर में हो सकता है, कोई टेक्स्ट में हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर में बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो जनरली जब भी आप अपने सर्वर पे कंपनी का कोड बनाओगे, आप हमेशा ऐसे नाम से बनाओ जो उससे मिलता हो। जैसे ये वॉक है, तो मैं इसी नाम से अपने सर्वर पे कंपनी का कोड भी बना सकता हूँ, वॉक के नाम से। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ नाम से बना सकता था कोड, मैं चाहता तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस नाम से बना सकता था, मैं चाहता तो कोई टेक्स्ट कुछ और लिख सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे ये टेक्स्ट हो गया, जैसे मैं चाहता तो मैं ऐसा कोड बना सकता था, कुछ टेक्स्ट कुछ नंबर,
मैं चाहता तो मैं ऐसा कुछ बना सकता था, स्पेशल कैरेक्टर ओनली। मैं चाहता तो मैं कुछ ऐसा बना सकता था, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर, कुछ टेक्स्ट, है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आपको याद रखने में मुश्किल हो जाएगी किसका क्या है। ये सब बनना बड़ा आसान है, आप बना सकते हो किसी भी नाम से इनमें से, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको याद रखने में भूल जाओगे। आप बना आप किसी भी नाम से सकते हो, बट याद रख लेना जब भी बनाओगे इट शुड बी बिटवीन 4 डिजिट, सिर्फ 4 डिजिट का होगा ये। मतलब 1 से लेके 4 डिजिट का बना सकते हो आप कोड। ये सब देखो मैंने 4 डिजिट के लिखे हैं सब। तो बनाने के लिए आप किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन ऐसे नाम से बनाना जो आसान हो। जैसे मैंने यहाँ पे वॉक के नाम से ही बना दूंगा, तो मुझे कल को अगर जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान होगा कि मेरी कंपनी का नाम था वॉक, तो इसका कोड भी मैंने वॉक ही बनाया। मैं जनरली ऐसे ही बनाता हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं तो मैं खुद ही ना भूल जाऊँ, इसीलिए मैं एक जैसे से बना सकता हूँ। आप किसी से भी बना सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस, बट इसका शॉर्ट एब्रीविएशन होता है। तो कैसे बनाएंगे कंपनी का कोड, तो फिलहाल अभी हम इसको जो भी एसएपी में सीखेंगे सारी चीज़ें, फिलहाल इसको लॉन्ग प्रोसेस सीखेंगे, और जब कुछ टाइम हो जाएगा उसके बाद हम आपको बाद में शॉर्ट से भी सिखाएंगे, बट फिलहाल लॉन्ग प्रोसेस प्रॉपर सीखना है। तो यहीं पे लॉन्ग प्रोसेस से अगर मुझे कंपनी का कोड बनाना है तो अगेन टूल पे जाना है, कस्टमाइजिंग, IMG, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सेल्फ रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा डिफाइन कंपनी। देखो मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आप ज़्यादा कर पाओगे देख के, मतलब आपको आराम से वीडियो देख के इजीली तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पे लिखा डिफाइन कंपनी। डिफाइन का मतलब क्या होगा, कंपनी बनाना, जो अभी हमने क्रिएट करी ना, न्यू एंट्री से जाके हमने कंपनी क्रिएट करी, यहीं से बनाई। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देखोगे ये, तो इसके जस्ट नीचे के नीचे यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो कंपनी का कोड। तो आपने अपनी कंपनी का कोड यहाँ से बनाना है, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, इस पर क्लिक कर दो। अब कंपनी का कोड होता है क्या है, तो कंपनी के कोड के लिए आपको यहीं पे कॉपी पे क्लिक करना है, लिखा है एडिट कॉपी कंपनी कोड डेटा, इस पर डबल क्लिक कर दो। न्यू एंट्री पे क्लिक कर दो, यहीं पे लिखा होगा न्यू एंट्री। अब हम एक कंपनी का कोड बना लेते हैं। तो हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी का जो हम कोड बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, तो मैंने कंपनी का कोड बना दिया WAL के नाम से। बट मैंने जैसे बोला कि आप किसी भी नाम से बना सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पे कंपनी का नाम क्या था, तो वॉक प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी की सिटी क्या है, तो उसकी सिटी है न्यू दिल्ली। कंट्री क्या है, इंडिया डाली थी। करेंसी INR, लैंग्वेज इंग्लिश। तो हमने जो कंपनी का कोड है उसके अंदर भी तो डिटेल्स आती है, जैसे पैन नंबर है तो उसमें भी डिटेल आती है, आधार कार्ड में भी डिटेल्स आती है, बैंक पासबुक में भी डिटेल आती है एम्प्लॉय की। तो ऐसे ही होता है। तो हमने कंपनी का नाम, सिटी, पोस्टल कोड, करेंसी, लैंग्वेज डाल दिया। यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे लिखा होगा एड्रेस, तो इसमें टाइटल पे क्लिक करना है, नेम डाल दो कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है, कोई नेम ही तो होगा, मिस्टर मिसेज तो है नहीं, तो नेम डाल दो। SAP कौन यूज़ कर रहा है, कोई कंपनी यूज़ कर रहा है, मिस्टर मिसेज में नहीं यूज़ करती इतना बड़ा सॉफ्टवेयर। नेम डाल दो कंपनी का। सर्च नाम मतलब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख दें न्यू दिल्ली। पोस्टल कोड, इसके कुछ स्ट्रीट डिफाइन कर दो, पोस्टल कोड डाल दे जैसे मैंने। कंट्री डाल दिया जैसे मैंने। यहाँ पे रीजन डिफाइन कर दे कि कौन सा हमारा स्टेट है, कौन सा रीजन है। तो बेसिक डिटेल है, एड्रेस ही तो है। एड्रेस क्या, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, बेसिक डिटेल डाली। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे, ये हटाने के लिए रहा, ये सेव करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। और जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी। इस विंडो के अंदर मैंने पहले बोला कि जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे तो क्रिएट करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, SAP, SAP, SCM, लाइव, तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अब आपको यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करना है। जब भी आप SAP में कोई भी चीज़ सेव करोगे, ये विंडो आपके सामने खुलेगी। आप इसको इस तरीके से मान के चलो, ये एक फाइल है नोटपैड की। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो विंडो तो खुलेगी ना। यहाँ पे ये बोल रहा सेव करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे ही SAP के अंदर जब भी कोई चीज़ बनाते हो आप लोग, तो उसमें एक विंडो खुलती है कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है। तो बोलना सेव करना है, क्लिक करो इस पर। जब आप सेव करोगे तो जैसे इसका एक यहाँ पे क्रिएट करके आ जाएगा लिखा हुआ। देखो थोड़ा सा ऐसे रिलोड लेगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे लोडिंग ले रहा है इस जगह पे। और जैसे सेव हो जाएगा तो आपकी कंपनी का कोड यहाँ पे बन के आ जाएगा, लिखा है कि डेटा वॉज सेव्ड, यानी कि आपने अपनी कंपनी को सेव करके बना दिया।
तो फिलहाल हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक कंपनी बना दी, कंपनी का कोड बना दिया। अगेन मैं आपको एक शॉर्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो रजिस्टर्ड होती है कहीं गवर्नमेंट के थ्रू। कंपनी का कोड क्या होता है, शॉर्ट एब्रीविएशन होता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का तो पीएनबी, ऐसे ही। बट याद रख लेना ये सिर्फ शॉर्ट डिजिट में बनेंगे, 4 डिजिट से ऊपर नहीं बनेंगे। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसका नाम है एसएपी के अंदर पर्सनल एरिया क्रिएट करना है। तो एसएपी के अंदर पर्सनल एरिया क्या होते हैं? तो बस इतना इतना ही बहुत है। सर वो कंपनी कोड एक बार कैसे करना है एक बार फिर बता दो। हाँ सर, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। पता नहीं कुछ आवाज और पीछे से आई, क्या करना है? कंपनी कोड एक बार फिर बता दो। मतलब कंपनी स्टार्ट कंपनी का कोड बनाना जो समझ आपने में आया या नहीं? सुनो, कंपनी का कोड मतलब थ्योरी समझ नहीं आई या प्रैक्टिकल समझ नहीं आई? नहीं, थ्योरी समझ में आ गई सर। प्रैक्टिकल आपने बताया डिफाइन कंपनी के नीचे है, तो वहां से एक बार फिर बता दो प्रैक्टिकल कैसे करना है। एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा होगा आपका एडिट कंपनी कोड डेटा, न्यू एंट्री पे क्लिक करना, फिर उसका नाम, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड डाल देना। ओके, यस सर। समझ में आ गया? हाँ हाँ समझ में आ गया सर। मतलब मैं डालूं डिटेल्स फिर से या फिर समझ में आ गया सारी चीजें? नहीं नहीं, वो तो आ गया, वो तो पुराने की तरह ही है, जैसे सिटी डालना है, वो करेंसी डालना, वो सब तो है, वो तो आ गया। बस वही मुझे स्टार्टिंग से वही देखना था, एडिट कंपनी से कैसे करना है। हाँ, ये ना यहाँ पे एडिट कंपनी कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे एडिट पे जाना, न्यू एंट्री पे क्लिक करना, बना लेना। बाकी ये सब ठीक। और सर्च, इसको सर्च कैसे करना है? वाया कोड सर्च कैसे करते हैं? हाँ, सर्च सेम ही होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। देखो, 2 चीजें अपने दिमाग में आप रखो, दोनों के दोनों। अगर एसएपी के अंदर कोई भी चीज बनानी है तो न्यू एंट्री का यूज करेंगे, और किसी भी चीज को अगर सर्च करना है, पोजीशन पे जाके हाँ, सर्च मतलब पोजीशन का मतलब एक बार क्या है, इसको आप सर्च हो सर जाएंगे। इसी को सर्च कर, हाँ इसी को सर्च करके दिखा दो जो अभी कोड बनाया है। डिस्प्ले हो गया, चेंज करना हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी अगर कोई भी चीज आपको करना पोजीशन से ही होगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा। जैसे अभी हमने एक कंपनी बनाई, तो पहले एक कंपनी को फाइंड आउट करते हैं। तो पोजीशन पे गए, WALK, मैं अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले वैसे आपको, ये रहा ऐसे। यहाँ पे मैंने चेंज भी करा था, आपको याद होगा, 248 ये चेंज करा मैंने। अगर आपको अपनी कंपनी का कोड भी देखना है तो यहीं पे सेम ऐसे क्लिक करो, यहीं पे जस्ट नीचे पोजीशन पे क्लिक करोगे, कंपनी का कोड होगा, वॉक एंटर करोगे तो ये खुल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे, डिटेल्स आ जाएगी। तो कोई भी चीज़ कहाँ से ओपन होती है, कहाँ से ओपन क्लोज होती है, चेंज करना है, डिस्प्ले करना है, कुछ भी, वो सब पोजीशन से ही होता है। तो बस इतना चीज़ रख लो याद कि फॉर जो न्यू एंट्री होती है, फॉर न्यू क्रिएशन, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, और बनी हुई चीज़ को देखना, चेंज करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, कुछ भी करना, पोजीशन का यूज। अभी आ गया आपको समझ में? क्लियर? यस यस। तो ठीक है, अभी आप लोगों ने क्लास स्टॉप करवा दी है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्रॉपर।